फिर जब आपको पार्टी रवानगी के लिए बुलाया जाएगा, पार्टी रवानगी का दिन है 26 फरवरी 2022। 3 स्थानों से पार्टी रवानगी है, जहां पर आप बैठे हैं राजकीय इंटर कॉलेज का परिसर, ऑडिटोरियम और ये पूरा प्रांगण, दूसरा केडी सिंह बाबू स्टेडियम और तीसरा मंडी परिषद जहां से पार्टियां रवाना हुआ करती थी। रवानगी 3 स्थान से है, वापसी एक ही स्थान पर है, मंडी में ही सारी पार्टियों की वापसी होगी। अब जहां भी आपका नियत स्थल है वहां पर जब आप पार्टी रवानगी के दिन पहुंचेंगे तो आपको उस दिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होंगी, जिनमें ईवीएम मशीन, निर्वाचक नामावली, ब्रॉस सील, विधानसभा में प्रत्याशियों की सूची जो चुनाव लड़ रहे हैं फॉर्म 7A पर, उनके नमूना हस्ताक्षर, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर, ये सारी चीजें मिलेंगी। सभी का मिलान विधिवत कर लेना है। निर्वाचक नामावली को इस तरीके से भी मिलान कर लेना है कि वो आपके ही बूथ की हो, उसके सारे पन्ने क्रम से हो, सभी पन्नों पर निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर हो, उसके साथ जो पूरक सूचियां हैं वो भी क्रम से लगी हुई हो और चारों प्रतियां एक जैसी हों। चिन्हित प्रति में कुछ निशान लगे हुए होंगे, पोस्टल बैलेट, ईटीसी इत्यादि के जो भी होंगे वो निशान आपको लगे होंगे। अब वहां से एक और महत्वपूर्ण चीज मिलती है। मैं हमेशा कहता हूं ये पूरा चुनाव 2 चीजों पर मुख्यतः आधारित है, एक आपकी ईवीएम मशीन विद वीवीपैट और दूसरा निर्वाचक नामावली या वोटर लिस्ट। तो जो हमारी ईवीएम मशीन यानी कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट के साथ जो तीसरी हमारी यूनिट इसमें जोड़ी गई पूरी तरीके से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 से, वो है वीवीपैट। और ये सबसे संवेदनशील यूनिट है इस पूरे ईवीएम मशीन के साथ जो ये लगाई गई वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है और जरा से मिस हैंडलिंग होने पर समस्या आपकी उसी मशीन के कारण आने लगती है। और फिर आप 27 फरवरी को जिस समय बूथ के बाहर पंक्तियां लग जाती हैं मतदाताओं की, उस समय आपके सामने अगर मशीन नहीं चलती है तो आपको पैनिक भी होता है और उस समय एक असहजता सी महसूस आपको होने लगती है और उसमें काम गड़बड़ होते चले जाते हैं। इसलिए पहले आपको ये मन बना लेना है कि जैसे ही हम बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट प्राप्त करते हैं, वीवीपैट एक कैरिंग केस में सील्ड होता है, अभी आप उसको देख लेंगे वहां पर। उस कैरिंग केस पर लगे हुए एड्रेस टैग से इस बात का सिर्फ आप पुष्टि कर लें कि वो जिस बूथ पर आप चुनाव के लिए जा रहे हैं उसी बूथ के लिए अनुदानित किया गया है कि नहीं, अर्थात उसके एड्रेस टैग पर लिखा हुआ बूथ और आपकी ड्यूटी कार्ड पर लिखा हुआ बूथ। उस दिन आपको एक नया ड्यूटी कार्ड मिलता है वहां जाने पर, जिसमें बूथ क्लियर होता है। द्वितीय ट्रेनिंग के बाद जो ड्यूटी कार्ड मिलता है उस दिन वहां वो जमा करते हैं तो नया ड्यूटी कार्ड मिलता है जिस पर बूथ लिखा होता है, जिस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होता है, जिस पर वो वाहन संख्या लिखी होती है जिस वाहन से आप जा रहे होते हैं, उससे आप वीवीपैट के एड्रेस टैग का मिलान कर लीजिए। और उसके बाद जब आप ये जान जाएं कि ये उसी बूथ का वीवीपैट है, उसके बाद उस वीवीपैट मशीन को आप इतने सावधानी से हैंडल करेंगे कि आपको उसके बाद उसको छूना नहीं है। छूने का अर्थ यह है कि उसका कैरिंग केस खोलना नहीं है, उसकी कोई टेस्टिंग नहीं करनी है जोड़ करके। ये अब खुलेगा 27 फरवरी को सुबह मॉक पोल के समय। अब बची शेष 2 मशीनें। शेष 2 मशीनों में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट है। कंट्रोल यूनिट की जांच के लिए आप सबसे पहले तो बूथ का मिलान करेंगे, उसके बाद उसकी बैटरी, पीछे का स्विच ऑन करके बैटरी का लेवल देख लेंगे, समय और दिनांक भी देख लेंगे कि दिनांक मिसमैच तो नहीं है। यद्यपि ये एक्सेप्शनल इधर है, होती नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए टाइम भी ये देख लेंगे। 1-2 मिनट की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है आधा घंटे का डिफरेंस है उस डिस्प्ले पर कंट्रोल यूनिट की, तो आप जरूर बता देंगे। 15 मिनट का 20 मिनट का अंतर है तो ये जरूर आप बताएंगे। अब बैलेट यूनिट को ये देख लेंगे कि बैलेट यूनिट में जितने प्रत्याशी आपकी विधानसभा में प्रतिभाग कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उतनी संख्या में और +1 नोटा। जैसे अगर 12 कैंडिडेट हैं तो 12 और 13वां नोटा, 13 स्लाइड स्विच खुले होने चाहिए। बैलेट पेपर की सेटिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि मतदाता को ये स्पष्ट हो जाए कि कौन सा स्विच दबाने से किसको वोट जाएगा, अर्थात बैलेट पेपर एकदम ठीक तरह से सेट हो गया हो, वो सील्ड हो हमारे पास बैलेट यूनिट। इन सब की जांच कर लेंगे और वापस वहां पर उसको रख देंगे। हमारे मध्य आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक एवं प्रशिक्षण इस प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित हो चुकी हैं।
आज द्वितीय दिन का ये प्रथम प्रशिक्षण सत्र है। आदरणीय महोदया का हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं और महोदया की अनुमति से कुछ बातें आपसे साझा करता हूँ। शेष लोग जल्दी से बैठ गया, मैंने कहा, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, अभी आपको जानना है। तो जब आपको बताया वीवीपैट मशीन के साथ क्या करना है, वीवीपैट मशीन को सील्ड कैरिंग केस से खोलना नहीं है, उसको कहीं तेज रोशनी में नहीं रखना है, उसको तेज धूप में नहीं रखना है, उसको बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। ये तीनों चीजें मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि उस दिन बहुत अच्छा मौसम होगा, हम लोग ये आशा करते हैं कि आप बहुत तेज रोशनी धूप में उसको रख दें, उसको बार बार हिलाने डुलाने लगे, कुछ लोग उस पर सोचे कि इस पर ही बैठ लिया जाए। तो ये चीजों हमको अवॉइड करनी है और ये चीजें यहां से लेकर सुबह 27 फरवरी की सुबह तक अवॉइड करनी है कि हमका उसका बॉक्स बहुत ही सुरक्षित रखना है। अब जब हमने वहां पर इन चीजों का मिलान कर लिया, अपनी पार्टी के साथ हमको रवानगी करनी है। पार्टी के सदस्य इकट्ठा होंगे जिनका मोबाइल नंबर आप सेकंड ट्रेनिंग में ले चुके होंगे, जिनसे मिल चुके होंगे, और फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट की अनुमति से निर्धारित वाहन पर बैठकर अपने बूथ पर पहुंचेंगे। बूथ पर पहुंचकर बूथ के अंदर देख ले कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हो रहा हो, किसी नेता का चित्र, किसी पार्टी से संबंधित चित्र, किसी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह इत्यादि हो तो उसको बहुत विधिवत तरीके से हटाएंगे। कोई उसमें दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आराम से उतरवा करके उसको रखवा देंगे। अगर उतरने वाला ना हो तो उसको पूरा ढकवा देंगे और बूथ के अंदर अपने बैठने की व्यवस्था अर्थात पोलिंग पार्टी के बैठने की व्यवस्था, मतदाताओं के आने जाने हेतु रास्ते की व्यवस्था और वोटिंग कंपार्टमेंट, मतदान प्रकोष्ठ कहाँ बनेगा, वोटिंग कंपार्टमेंट जिसके अंदर बैलेट यूनिट और वीवीपैट रखा जाएगा, उसकी व्यवस्था देखते हुए 200 मीटर की परिधि में भी घूमकर ये सुनिश्चित कर लेंगे कि 200 मीटर की परिधि में भी कहीं कोई अविहित सामग्री तो नहीं है जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो। इन सब चीजों को सुनिश्चित करने के बाद आप वहां पर विश्राम करेंगे। अब एक चीज और, उसी दिन आपसे तमाम लोग वहां देखने आते हैं, मिलने आते हैं, पूछने आते हैं। आपको एक चीज और बता देती हूँ, गत निर्वाचनों में हम लोग बताते थे, सबसे पहले तो आपको ये जानना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि निर्वाचन का समय, मतदान का समय क्या रखा गया है इस निर्वाचन में, पता है आप लोगों को? कोई एक लोग बता दें। हाँ, 7 से 6, बहुत अच्छी बात है। प्रातः 7 से सायंकाल 6 बजे तक का मतदान का समय है। अब आपको एक दिन पहले जब आप 26 को बूथ पर पहुंचते हैं तो उसी दिन वहां पर अगर कोई प्रत्याशियों से संबंधित एजेंट बनने के लिए लोग आते हैं, पूछने आते हैं, तो उनको ये बता देना है कि इस बार, हर बार हम ये कहते थे वास्तविक मतदान से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले हमारे एजेंट आ जाए, उनको हम पास इशू करने की प्रक्रिया करते थे। लेकिन इस बार आपको उनको बताना है कि वे 5 बजे अर्थात वास्तविक मतदान शुरू होने के 2 घंटे पूर्व अनिवार्य रूप से बूथ पर आएंगे, मतदान अभिकर्ता का पास लेने के लिए अपना नियुक्ति पत्र लेकर के। ये आप उनको बताएंगे। क्यों? उसका कारण मैं आपको स्पष्ट करता हूं। जब आपने ये सब चीजें बता दी, वहां पर अपनी पार्टी के साथ विश्राम किया, उसके बाद अगले दिन आपको कार्यवाही शुरू करनी है। गत लोकसभा निर्वाचन जब आपने कराया था तो आपने मॉक पोल कराया था वास्तविक मतदान शुरू होने के 1 घंटा पूर्व, याद है? लेकिन अब नियम निर्देशों में परिवर्तन हुआ है, इसको नोट कर ले। मॉक पोल कराया जाएगा वास्तविक मतदान शुरू होने के 1.5 घंटा पूर्व, अर्थात इस बार का मॉक पोल शुरू होगा 5:30 बजे। ये पहला बड़ा परिवर्तन आपके सम्मुख है कि मॉक पोल कितने बजे शुरू कराना है? 5:30 बजे। तो अगर आपको 5:30 बजे मॉक पोल शुरू करा देना है तो निश्चित रूप से आपकी पूरी पोलिंग पार्टी को हर तरीके से चुस्त दुरुस्त तरीके से तैयार होकर के 5 बजे बैठ जाना होगा और 5 बजे पीठासीन अधिकारी महोदय पोलिंग एजेंट यानी कि जो हमारे मतदान अभिकर्ता हैं उनको पास जारी करने का काम शुरू करेंगे। जो मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 पर नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रारूप पर वो नियुक्ति पत्र लाते हैं, वह प्रारूप 10। उस पर नीचे प्रत्याशी के हस्ताक्षर होते हैं अथवा उनके मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता चीफ इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं, उनका मिलान भी आप कर लेंगे। मैंने आपसे कहा है नमूना हस्ताक्षर आपको जाते समय दिए जाएंगे प्रत्याशी के और उनके चीफ इलेक्शन एजेंट के, उसका मिलान करके उनको पास इशू करेंगे। एक और बात, एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर इंगित करा रहा हूं।
अभी तक पिछले निर्वाचनों में जब कोई मतदान अभिकर्ता के लिए नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करता था तो आप एक चीज उसमें देखते थे कि वो कहाँ का वोटर है, और जो निर्वाचन आयोग के निर्देश थे उसके अनुसार ये बताया जाता था कि जो पोलिंग एजेंट बनने के लिए आया हुआ व्यक्ति है वो उसी मतदान केंद्र के किसी बूथ का वोटर होना चाहिए। यहां मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा, एक शब्द मैंने बोला है पोलिंग सेंटर मतदान केंद्र, और एक मैं बोल रहा हूं मतदेय स्थल जो आपका पोलिंग बूथ जिसको मैं कहता हूं। ये दोनों अंतर है। आपने देखा होगा, आप निर्वाचन कराने गए होंगे किसी विद्यालय में, मान लीजिए बूथ बना हुआ है आपका, उसी के साथ 2 3 4 और बूथ बने होते हैं, कहीं कहीं 2 बूथ, कहीं 3 बूथ, कहीं 4 बूथ बने होते हैं। तो वो पूरा परिसर क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा पोलिंग सेंटर, और आपका जो है वो मतदेय स्थल होता है। तो पहले ये नियम था कि वो जो अभिकर्ता बनने के लिए नियुक्ति पत्र लेकर आया है प्रारूप 10 पर, वो उसी हमारे पास पोलिंग सेंटर का मतदाता होना चाहिए। हो सकता है आपके बूथ का ना हो, आपके बगल वाले बूथ का हो, उसके पड़ोस के बूथ का हो, यानी कि उसी का मतदाता हो सकता था। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग का एक बड़ा परिवर्तन है। प्रत्याशियों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने इस बात का निर्देश दिया है कि जो मतदान अभिकर्ता बनने के लिए आएंगे वो पूरी विधानसभा क्षेत्र में से कहीं के वोटर हो सकते हैं। अर्थात मान लीजिए आपकी ड्यूटी दरियाबाद लगी है, हैदरगढ़ लगी है, जयपुर लगी है, बाराबंकी लगी है, कुर्सी लगी है, रामनगर लगी है, कहीं लगी है, तो जिस विधानसभा में आप ड्यूटी कर रहे हैं वो व्यक्ति वो उस पूरी विधानसभा के किसी भी बूथ पर वोटर हो सकता है। इसलिए आप इस चीज पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। शर्त यह है कि उसके पास एक वैध मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। अब ये वैध मतदाता पहचान पत्र क्या है? ये वो पहचान पत्र है जिसको आयोग अनुमन्य करता है किसी भी वोटर को वोट डालने के लिए। एक तो इपिक होता ही होता है जिसे हम कहते हैं वोटर कार्ड। उसके अतिरिक्त इस बार 12 चीजें अनुमन्य की गई हैं। उनमें एक नई चीज जोड़ी गई है, 12वीं चीज। 11 चीजें आप लोग जानते थे, जो 12वीं चीज है वो है जो हमारा यूनिवर्सल डिसेबिलिटी जो हमारा सर्टिफिकेट है उसको भी वैलिड किया गया है। यूनिवर्सल डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो जो यूआईडी डिक्लेयर किया गया है उसको भी अनुबंध किया गया, वो सूची आपको मिल जाएगी। उनमें से कोई एक चीज उसके पास होनी चाहिए, वो सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक और बात कि ऐसा ना हो उसको गनर मिला हुआ हो, सुरक्षा प्राप्त हो और आप लोग आवे कि हमको पोलिंग एजेंट बनना है, उसको नहीं बनाया जा सकता है। उसको जब आप पास इशू करेंगे तो उसको ये भी है अनुमति कि उसको रिलीवर रखने की अनुमति है, अर्थात एक पोलिंग एजेंट और उसके साथ 2 रिलीवर रखने की अनुमति है। लेकिन बूथ के अंदर एक समय में एक ही अभिकर्ता रहेगा, चाहे वो हो चाहे उसके अगर रिलीवर अंदर आता है तो वो बाहर जाएगा। यहीं पर एक चीज और जोड़ देता हूं, देखिए कि परिवर्तन नोट करते चले। गत निर्वाचनों में भी हो सकता है आप लोगों ने किया होगा, अगर कोई अभिकर्ता किसी कारणवश बाहर जाता है और उसका रिलीवर अंदर आता है तो आपके पास एक मूवमेंट शीट होती है, मतदान अभिकर्ताओं की मूवमेंट शीट, या उसको कहते हैं मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न गतिविधि शीट। मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न गतिविधि शीट के नाम से वो होती है। उसमें आप एंट्री करेंगे कि ये अभिकर्ता कितने बजे बाहर गया, उसके जगह पर कितने बजे रिलीवर आया। और ये एंट्री इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रपत्र आपका रिसीविंग सेंटर पर अलग से जमा कराया जाएगा। नोट कर लीजिए, ये प्रपत्र पोलिंग एजेंट की गतिविधि शीट का जो है प्रपत्र वो अलग से रिसीविंग सेंटर पर जमा होगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। अब पोलिंग एजेंट को आपको एक निर्देश और दे देते हैं कि वो अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का गैजेट नहीं रख सकते हैं, स्मार्ट वॉच न बांधे हो, इन चीजों को आप देख लेंगे, मोबाइल फोन, पेजर इत्यादि को नहीं रख सकते हैं। दूसरी एक और चीज, निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं वो के अंतर्गत में कोविड प्रोटोकॉल के पालन में हर मतदाता की थर्मल स्कैनिंग होगी। उसी तरीके से ये जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं इनकी भी थर्मल स्कैनिंग होगी। ऐसा सुनिश्चित हो जाना है कि जो पोलिंग एजेंट बनने जा रहा है उसका टेम्परेचर भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुकूल हो। यदि ऐसा पाया जाता है कि उनका टेम्परेचर कोविड प्रोटोकॉल से अधिक है, यानी कि जो निर्धारित टेम्परेचर है उससे ज्यादा है, तो फिर
उनको पोलिंग एजेंट नहीं बनाया जाएगा। और यदि मतदान चलते हुए बीच में ऐसी स्थिति आती है कि आपको आभास होता है, आप बीच बीच में भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 2 बार एक के बाद दोबारा भी चेक करने पर लगता है, तो फिर उनको बाहर जाने को कहा जाएगा और रिलीवर अंदर आएगा। ये चीजें स्पष्ट कर लीजिए। अब आपको, जब आपने पोलिंग एजेंट बना लिए, पोलिंग एजेंट बनाने के बाद आपको 5:30 बजे मॉक पोल शुरू करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दूं, मॉक पोल शुरू करने के लिए आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को उसी स्थान पर रखना है जहां वो वास्तविक मतदान के समय रखे जाएंगे। ये नहीं कि मशीन को आप बाहर रख करके मॉक पोल कर रहे हैं। ये पीछे अभी भी फार्म 12 वाले काउंटर पर लोग खड़े हुए हैं, वो शायद ये सब बातें नहीं सुन पा रहे हैं। वहां पे जो कार्मिक है उनसे अनुरोध है कि शीघ्रता से लेकर के उनको वहां से डिस्पर्स कर दें, क्योंकि ये लोग फार्म 12 जरूर जमा करना है, आवश्यक है, लेकिन अगर उनकी ट्रेनिंग के लिए महत्वपूर्ण विषय छूटेंगे फिर उनके लिए समस्या आएगी। इसलिए जो लोग रह गए हैं वो जाते समय जमा कर देंगे। अब वहां से आप लोगों को निर्देशित कर दीजिए, वो लोग बैठ जाए, जाते समय जमा कर देंगे। प्लीज वहां से बंद कर दीजिए थोड़ा सा, ये लोग जाते समय जमा कर देंगे। लगभग लोगों ने जमा कर लिया है, शेष लोग अब जाते समय जमा करेंगे। अब वहां थोड़ी देर काम रोक दीजिए। तो मैं आपसे जो बता रहा था, मॉक पोल शुरू करते समय कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को उसी स्थान पर रखा जाएगा जहां वो असली मतदान के समय होंगे। ये नहीं होगा कि हमने मॉक पोल के समय मशीनों को अलग रखा फिर हम असली मतदान के समय को अलग ले जा रहे हैं, नहीं। अब रखना कहां है तो आप सब जानते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। बैलेट यूनिट और वीवीपैट ये रहेंगे वोटिंग कंपार्टमेंट में, और हेलो, ये तत्काल प्रभाव से आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए। सुनाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? और यहाँ आगे आगे बैठिए, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मुझे किसी भी स्टॉल पे कोई दिखा तो संबंधित अधिकारी जो फॉर्म 12 ले रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी। आपको निर्देशित किया जा चुका है, ये जाते टाइम कलेक्ट होंगे। विदिन 1 मिनट बैठ जाइए। आप सुनेंगे नहीं तो फिर कार्य कैसे करेंगे? धन्यवाद मैम। देखिए, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय का जो निर्देश है वो इसके निमित्त भी है। मैंने बार बार कहा, अभी टेस्ट में जब आप जाते हैं और पहली पाली में जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग नहीं उत्तीर्ण कर पाए, तो ये स्थिति ना बने, इसलिए आप ये जरूर, और सबसे महत्वपूर्ण है, इससे भी महत्वपूर्ण है, जब आप बूथ पर जाएंगे और ये अद्यतन निर्देश आपको नहीं पता होंगे तो आपको कितनी बड़ी असुविधा होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि ध्यान से सुनते रहें। तो मैं कह रहा था कि मॉक पोल के समय मशीनों को उन्हीं स्थानों पर रखना है। कहां रखना है तो बैलेट यूनिट और वीवीपैट ये रखे जाएंगे वोटिंग कंपार्टमेंट यानी कि मतदान प्रकोष्ठ में, और कंट्रोल यूनिट तृतीय मतदान अधिकारी जिसका प्रभारी होता है वो बाहर। लेकिन कनेक्शंस भी सुन लीजिए। कनेक्शंस हम लोग, जो मैंने कहा कि हमारा रोज का काम नहीं है, इसलिए कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे जोड़ना है। उसके लिए एक फॉर्मूला बहुत आसान लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग रेडियो पर बीबीसी का नाम बहुत फेमस है, तो उस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में बीवीसी, बी फॉर बैलेट यूनिट, वी फॉर वीवीपैट और सी फॉर कंट्रोल यूनिट। बीबीसी आप याद रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा, अर्थात बैलेट यूनिट को वीवीपैट से और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से। यहां एक बात आप स्पष्ट हो जाएं कि कंट्रोल यूनिट इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्लस वीवीपैट में ऐसा हिस्सा है जिसमें अपना कोई परमानेंट केबल नहीं होता है। केबल किसमें होता है? वीवीपैट में होता है और बैलेट यूनिट में होता है। तो बैलेट यूनिट का केबल लगेगा वीवीपैट में और वीवीपैट का केबल लगेगा कंट्रोल यूनिट में। अब केबल लगाने की भी इस बार जो व्यवस्था है उसको ध्यान से देखिए। आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग केबल कनेक्ट कर देते हैं और वोटिंग कंपार्टमेंट से केबल बाहर आता है कंट्रोल यूनिट तक, वो फैला हुआ होता है। पहली बात तो ये कि निर्देश ये है कि जो केबल है
उसको इस तरीके से रखा जाए कि वो आते जाते हुए किसी भी मतदाता अथवा किसी मतदान कार्मिक के पैर में न फंसे। पहले तो इस तरीके से रखना है, लेकिन उसको छुपा नहीं देना है कि आपने पर्दे के पीछे कर दिया। दूसरी चीज ये कि जिस मेज पर वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर आप बैलेट यूनिट और वीवीपैट रखते हैं, जब उससे नीचे केबल आता है, दुर्घटनावश मान लीजिए किसी का पैर उस केबल में फंसा है, तो उसके पीछे के जो लैचेज होते हैं जिनमें आप उसको फिट करते हैं वो खिंच सकते हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। इससे बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने इस बार आपको स्टेशनरी में एक विशेष चीज दे रहे हैं जिसका प्रयोग आपको करना है, वो है ट्रांसपेरेंट सेलो टेप। पारदर्शी सेलो टेप आपको दिया जा रहा है। उसका उपयोग क्या करना है, जब केबल मेज से नीचे आएगी तो मेज के पाए में आप ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लगाते हुए उसको लपेट देंगे। इससे क्या होगा कि केबल खिंचेगी नहीं, पहली बात। और ट्रांसपेरेंट इसलिए रखी गई ताकि किसी को भी ये भ्रम न हो कि हमने केबल को कहीं टेम्पर्ड किया है, इसलिए वो हमारी ट्रांसपेरेंट केबल है, उसको आप मेज के पाए में लपेट करके केबल को सुरक्षित कर देंगे और उसके बाद वो नीचे से आएगा। तो अगर कहीं हल्का किसी का पैर फंसता भी है तो वो हमारा लैच खराब नहीं होगा, वो मशीन डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि केबल रास्ते में न हो और हम सेलो टेप के माध्यम से उस केबल को पाए में जरूर लपेट करके ठीक कर दें। ठीक, अब आपने मॉक पोल के पहले ये व्यवस्थाएं कर ली। मॉक पोल संपन्न कराना है, 2 पोलिंग एजेंट्स न्यूनतम वहां पर होने चाहिए उनकी उपस्थिति में। न्यूनतम 2 पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में मॉक पोल शुरू करना है। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं, अगर आपने अच्छे ढंग से बातें बताई हैं तो सुबह आपके 2 से अधिक ही पोलिंग एजेंट वहां पर उपस्थित होंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश आपके पोलिंग एजेंट पर आप बैठ जाए, सभी के प्रश्नों का समाधान होगा। प्लीज, सभी के प्रश्नों का समाधान अभी बाद में होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज ना आ रही है तो बताएं। आवाज मेरे पीछे आ रही है, हाथ उठा दीजिए। नहीं आ रही है? आ रही है, धन्यवाद। तो बस बात सुन लीजिए, अभी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हम लोग एक सेशन में करेंगे। तो जब आपने मॉक पोल शुरू करना है तो 2 पोलिंग एजेंट्स होने चाहिए। यदि नहीं है तो हम 15 मिनट का अधिकतम वेट करेंगे, अर्थात 5:45 तक ही हम वेट करेंगे। अगर 5:45 तक भी कोई पोलिंग एजेंट नहीं आता है तो अपनी मतदान टीम के साथ हम वहां पर शुरू कर सकेंगे मॉक पोल। हो सकता है कि आपके बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगे हुए हों तो माइक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में भी शुरू करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके बूथ से वेबकास्टिंग हो रही हो, वहां पर वीडियोग्राफर तैनात हो। तो हमको एक एक गतिविधि को बहुत अच्छे ढंग से करना है क्योंकि सब कुछ लाइव फीड वहां पर निर्वाचन आयोग तक और हमारे जनपद में समस्त उच्चाधिकारियों तक आ रही होगी। इसलिए हमको नियम निर्देशों का 100% अनुपालन करना होगा। तो आप 5:30 बजे अपनी तैयारी करके मॉक पोल शुरू करेंगे। इसके लिए क्या काम करना है, इसको ध्यान देना है। मॉक पोल करने में सबसे पहले हमको कनेक्शंस करने के बाद कंट्रोल यूनिट का ऑन बटन जो पीछे होता है उसको भी शुरू करने के पहले एक चीज करना होगा। अभी देखिए मशीन आ रही है, वीवीपैट को जब आप उस दिन निकालेंगे 5:30 बजे तो आप देखेंगे उसके पीछे एक नॉब होता है। अभी इसको जिलाधिकारी महोदय विस्तृत रूप से इलैबोरेट करेंगे। वो नॉब हॉरिजॉन्टल होता है, अर्थात वो ट्रांसपोर्टेशन मोड में है। तो इसके पहले कुछ लोगों ने ये गलती की है और फिर दिक्कत आती है, तो उसको पहले आप वर्टिकल पोजीशन में करेंगे, वर्किंग पोजीशन में। और जब वर्किंग पोजीशन में कर लेंगे तब कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। है बहुत छोटी सी चीज, लोग सोचते हैं कि पहले कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर लें फिर हम वीवीपैट का नॉब ऊपर करेंगे। ये दिक्कत आती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे ही कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन होता है वीवीपैट मशीन अपनी सेल्फ टेस्ट स्लिप जो साथ होती है वो प्रिंट करना चाहती है। अब उसकी नॉब लॉक पोजीशन में है तो उसका रोल घूमता तो है, कोशिश तो करता है, लेकिन लॉक होने के कारण वो घूम नहीं पाता और वो फंस जाता है। फिर आपकी मशीन चलने में दिक्कत आती है, हो सकता है बड़ी संभावना। इसलिए पहले नॉब को वर्टिकल करेंगे तब कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। और कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करने के बाद उसमें कुछ चीजें तमाम सी डिस्प्ले होंगी, समय, तिथि, उसका नंबर, कैंडिडेट कितने सेट हैं उसमें, ये सारी चीजें आएंगी। और उसके बाद आप सबसे पहले वहां पर
क्लियर का बटन दबाएंगे ताकि यदि उसमें भूलवश कोई भी डाटा हो तो वो क्लियर हो जाए। और क्लियर का बटन दबाने के बाद आप वहां उपस्थित पोलिंग एजेंट्स को वहां पर टोटल बटन दबा करके ये दिखाएंगे कि इस मशीन में अभी एक भी वोट नहीं है, 0 दिखाई देगा कि शून्य है। इसी के साथ जो आपका वीवीपैट, अभी यहाँ वीवीपैट रखा जाए, वीवीपैट का एक ड्रॉप बॉक्स होता है, ड्रॉप बॉक्स को खोलकर ये भी दिखाएंगे कि देखो इसके अंदर भी एक भी पर्ची नहीं है, वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स भी खाली है। इसको दिखाने के बाद जब आपने टोटल बटन से दिखा दिया इसमें कोई वोट नहीं है, फिर मॉक पोल संपन्न कराया जाएगा। मॉक पोल में जितने हमारे कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग नोटा, सबके माध्यम से कुल 50 वोट देने हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हम वोट इस तरीके से दें कि प्रत्याशियों को सबको लगभग बराबर वोट मिले। अब यहाँ एक समस्या आती है कि मान लीजिए आपके बूथ पर 15 प्रत्याशी हैं, 16वां नोटा हो गया, तो 16 × 48 बराबर बंटवारा नहीं हो रहा है, तो जो एक्सेस बचेंगे उनको आप नोटा के खाते में डाल देंगे। आपको वोट करना भी नहीं है, ये वोट कौन करेगा? पोलिंग एजेंट्स। जो वहां पोलिंग एजेंट्स हैं, आपकी टीम वालों को वोट नहीं करना है, ये आप करके और उसका रिकॉर्ड आपके प्रथम मतदान अधिकारी एक जगह लिखते जाएंगे कि कैंडिडेट 1 को इतने वोट हो गए, 2 को इतने हो गए, 3 को इतने हो गए, नोटा को इतने हो गए, और उधर पर्चियां डिस्प्ले पर दिख करके कट के गिरती रहेगी। अब जब 50 वोट हो जाएं, तब आपको क्या करना है? सबसे पहले ये प्रश्न भी कल के प्रश्न पत्र में था कि मॉक पोल समाप्त होने के बाद पहला कौन सा बटन दबाते हैं, तो कई लोगों ने उत्तर अलग अलग लिखे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लोज का बटन दबाएंगे कि अब मॉक पोल हमारा समाप्त हो गया है। और मॉक पोल को क्लोज करने के बाद उसी समय एक काम और करेंगे, क्लोज बटन दबाने के बाद आप बैलेट का बटन दबाइए। क्यों? जो वहां अभिकर्ता है उसको ये दिखा दीजिए कि जब एक बार क्लोज बटन दब गया उसके बाद बैलेट का बटन दबाने पर भी कोई वोट पड़ नहीं सकता है, वो इनवैलिड लिख के आने लगेगा, अर्थात अब कोई वोट पड़ नहीं सकता है। और फिर आप उसके बाद क्लोज के बाद रिजल्ट का बटन दबाइए, सबके रिजल्ट आने लगेंगे, उसका मिलान करवा दीजिए, पर्चियां अंदर से निकाल दीजिए। कितनी पर्चियां निकलेंगी अंदर से? 57। 7 तो टेस्ट स्लिप थी जो पहले गिरेंगी, जितनी बार आप कंट्रोल यूनिट बंद करके खोलेंगे वो हर बार कट के गिरेंगी, और 50 मॉक पोल की स्लिप थी, उनको निकालिए, उनको भी प्रत्याशी वार मैच कराते जाइए। सारा रिजल्ट मिलान हो जाने के बाद आप वहां पर फिर से क्लियर का बटन जरूर दबाना। ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपकी 17A में एंट्री भी करनी है कि हमको क्लियर का बटन दबाकर हमने क्लियर कर दिया है। ये क्लियर का बटन दबाइए, और जो पर्चियां निकली थी मॉक पोल की उनको पीछे मॉक पोल स्लिप की स्टैम्प लगाकर एक काले लिफाफे में सील करके, प्लास्टिक के डिब्बे में सील करके उसको अलग कर दीजिए। ये सारी चीजें प्रक्रिया होंगी, फिर मशीन की वास्तविक सीलिंग होगी। यहाँ एक चीज और जोड़ दूं, जो नई चीजें आ रही है मैं उन पर फोकस ज्यादा कर रहा हूँ। हर बार जब हम लोग मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करते थे तो वो एक अलग फॉर्मा पर होता था। अब की मॉक पोल का सर्टिफिकेट थोड़ा सा अलग तरीके का है। मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे, उसमें प्रत्याशी वाइज मॉक पोल में कितने वोट दिए गए उसका विवरण है, उस पर वहां उपस्थित पोलिंग एजेंट से हस्ताक्षर भी कराएंगे। और ये जो रिपोर्ट पीठासीन की एक जाती है उसमें 5 भाग हैं। ये नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पीठासीन की रिपोर्ट में 5 भाग हैं। ये पहला भाग मॉक पोल सर्टिफिकेट का ही है, पहला भाग उसमें मॉक पोल सर्टिफिकेट का ही है। उसके बाद उसमें 2 और 3 भाग को भरना है, और उसका जो भाग संख्या 4 और 5 है वो है मतदान के दौरान यदि ईवीएम मशीन में बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट खराब होती है या वीवीपैट खराब होता है, तो आपको ये 5 प्रारूप हैं, ये पांचों प्रारूप की रिपोर्ट अलग से जमा करनी होगी। ये सब चीजें आपको जो सेकंड ट्रेनिंग में पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका मिलेगी उसमें पीछे सब लगे हुए हैं प्रारूप में। प्रारूप 1 2 3 4 5 1 2 3 आपको भर करके सीधे जमा करनी है, और अगर मशीन रिप्लेसमेंट होता है तो 4 और 5 सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से जमा होगा। नहीं होता है तो मिल करके आप जमा कर देंगे। अगर होता है वो 4 और 5 का उपयोग, तो वो सेक्टर ऑफिसर आपको स्वयं प्राप्त करके ला करके आरओ को जमा कराएंगे। हमको इस बात का ध्यान रखना है, जब मॉक पोल आपने कंडक्ट करा लिया, फिर रियल पोल के लिए मशीन तैयार करानी है।
क्लियर करने के बाद आप फिर से एक बार आश्वस्त हो जाए टोटल बटन दबा करके। क्लियर के बाद फिर से टोटल दबा लीजिए, कहीं कोई चूक न करिए, फिर देख लीजिए 0 है और सबको दिखा दीजिए कि सब क्लियर हो चुकी है। फिर रियल पोल जो 7 बजे शुरू होना है उसके लिए हमारी सीलिंग होनी है मशीन की। हम सबके मध्य आदरणीय जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय का शुभागमन हो रहा है और आगे का प्रशिक्षण उनके माध्यम से हम लोग जानेंगे। निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने नोट की हैं, सभी लोग पूरे धैर्य से इस प्रशिक्षण सत्र में